इस वीडियो में ये जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको सॉल्व कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अब आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg falls from a height of 20 मीटर, what is the loss in the potential energy। तो ऑब्वियसली इसमें ये कह रहे हैं कि ये 20 मीटर हाइट से इसको गिराया गया। 2 kg की बॉडी है। तो जब ये गिरी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आया। तो जो लॉस आया वो आया एम जी और एच, यानी कि 400 जूल का लॉस आ गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 जूल ऑफ वर्क is required to stretch a spring through 10 centimeter beyond its unstretched length. The extra work required to stretch it through additional 10 centimeter. अब इसमें जैसे 4 जूल वर्क है, 4 जूल वर्क उसको अनस्ट्रेच्ड से 10 सेंटीमीटर के लिए लगता है, यानी 4 हो जाएगा हाफ इंटू के इंटू 10/100 का स्क्वायर माइनस 0। अब यहां से 10 सेंटीमीटर से इसको हमें और आगे कराना है, तो अगर 10 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करा दिया तो टोटल 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो फिर डब्लू हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ के और 20/100 का स्क्वायर माइनस हाफ के 10/100 का स्क्वायर। तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो 4/W ये बनेगा, हाफ और के कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ऊपर तो 100 आ गया और नीचे 400 - 100 यानी 300 आ गया। तो यानी कि डब्लू आ गया 4 × 3, मतलब 12 जूल। चलो इसके बाद ये देख लो, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच, फ्रॉम अ हाइट एच when the loss in its potential energy is u, then its velocity is v। तो mass of the body is, अब देखो अगर किसी बॉडी को हम लोग ग्राउंड से h हाइट से ड्रॉप कर दें तो यहां पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अब मान लो अगर ये सपोज h1 पर पहुंच जाए तो यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी mgh1। तो जो लॉस आया वो आया mgh - h1। ये जो लॉस है इसको u कहा गया। अब ये जो लॉस है इस समय इसकी वेलोसिटी v है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस केस में बॉडी कितना डिस्टेंस गिरी है, इस केस में बॉडी गिरी है h - h1 डिस्टेंस। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है √2g h - h1। इसका मतलब कि v1 v का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 2g h - h1, यानी कि h - h1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा v²/2। तो ये जो g × h - h1 है इसकी जगह हम लिख देते हैं m v²/2 इज इक्वल टू u।
तो यानी m आ गया 2u/v²। तो इसका आंसर आ गया 2u/v²। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन। लिखा है कि अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप टू रीच अ मैक्सिमम हाइट h। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए, इसमें लिखा है स्टोन को ऊपर फेंका। स्टोन को ऊपर फेंका और ऐसे फेंका कि वो मैक्सिमम हाइट h तक पहुंच गया। ये देखिए, हमने एक स्टोन लिया, उसे ऊपर फेंका किसी u वेलोसिटी से, और ये पहुंच गया किसी हाइट h तक। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब इसकी हाइट 4h/5 है, तब बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है। यानी ये हमसे कह रहे हैं कि बताओ k इज टू यू, ये रेशियो क्या है। अब देखो, हमें क्या एक चीज समझनी चाहिए कि जैसे जब ये ग्राउंड पर है तब इसकी सारी एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। जब ये ऊपर है तो इसकी सारी एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसका मतलब जो 12m⁴ है वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, और वही mgh है। अब जब ये सपोज 4h/5 पर पहुंचा, तो इस समय इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे मान लो हम u1 लिखते हैं। तो वो जो u1 आना चाहिए वो आना चाहिए mg और 4h/5, है ना। अब हम ये भी जानते हैं कि k+u होता है e। तो k+u कितना है, 4mgh/5 इज इक्वल टू e, मतलब कितना है भाई, e का मतलब है mgh। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh -4mgh/5। यानी कितना आ गया, mgh/5। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई mgh/5, पोटेंशियल एनर्जी है 4mgh/5। तो रेशियो, आप खुद देखिए, रेशियो आया 1:4। तो इस केस में आंसर आ गया 1:4। ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा है अ यूनिफॉर्म चेन of length L and mass m is lying on the table, and 2/3 of its length is hanging down over the edge of the table। मतलब ये कुछ ऐसा है, देखिए ये एक चेन है, ये कुछ ऐसे टेबल बना दी हमने। अब एक चेन है कुछ इस तरह की,
ऐसे उसका कुछ हिस्सा नीचे टंगा हुआ है। ये कह रहे हैं कि इसका मास तो m है, पूरी लेंथ l है, और यहां पर 2l/3 हिस्सा नीचे टंगा है। तो अब आप खुद देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भी हिस्सा नीचे टंगा हो उसे l/n लिख दो। तो ये जो l/n है ये 2l/3 हो गया। तो n की वैल्यू 3/2 हो गई। तो इसका मतलब इसकी जो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी है वो है -mgl/2, और n का स्क्वायर का मतलब हुआ 3/2 का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई -mgl/2, और 3/2 का स्क्वायर मतलब 9, और ऊपर 4। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो आ गई -2 mgl/9। यहाँ 9 लिख देते हैं। अब देखो, अगर कोई आदमी इस चेन को इस तरफ से पकड़ के ऐसे खींचे, कोई फोर्स लगाए, और फाइनली पूरी चेन को टेबल पर लाकर रख दे, तो फिर जो फाइनल एनर्जी होगी वो तो जीरो हो जाएगी। तो फिर वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी 0 माइनस -2 mgl/9। तो कितना बन गया ये? 2 mgl/9। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 mgl/9। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री विथ मोमेंटम p। ठीक है भाई। Neglecting friction, the change in kinetic energy when it returns back to the ground is। अब आप ये देखिए कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, अगर कोई फ्रिक्शन, कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो जिस स्पीड से आप इसको फेंकते हैं, ये जब वापस जाता है तो उसी स्पीड से वापस जाता है ना। तो अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? शुरू वाली भी ½ mU², बाद वाली भी ½ mU²। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया 0। यानी कि इसका क्या आंसर हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाना चाहिए 0। अगला देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। इफ 40% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ऑन द कोलिजन विद द अर्थ, देन आफ्टर कोलिजन द बॉल विल रिबाउंड अप टू अ हाइट ऑफ। अब देखिए इसमें क्या है, हम तो कुछ कर नहीं रहे, ग्राउंड ने ही कुछ फोर्स लगाई एक्सटर्नल, उसी वजह से एनर्जी में चेंज आ गया। अब पहले इसको 10 मीटर से ड्रॉप किया, तो शुरुआत में इसकी जो एनर्जी हुई, इनिशियल एनर्जी, वो है mg/10। अब जब ये टकराया तो 40% का लॉस हो गया। 40% का लॉस होने का मतलब है कि बची कितनी, फाइनल कितनी बची? 60% ऑफ mg/10। तो अगर हम इसको कैंसिल कर दें, ये दोनों जीरो इससे, तो फाइनल एनर्जी आई mg/6। अब जो भी ये फाइनल एनर्जी आई, इसको हम लिख देते हैं mgh। तो इससे क्या हो जाएगा? h की वैल्यू 6 मीटर आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 6 मीटर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लो। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि फिगर शोज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, है ना। कैसी सरफेस है? फ्रिक्शनलेस, स्मूथ सरफेस है। A block of mass 2 kg is released from the position A
इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द पोजीशन सी इज। अब खुद ही आप देखिए कि चूंकि हम तो कुछ कर नहीं रहे, फ्रिक्शन लग नहीं रहा, तो यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू सी प्लस के सी। तो यू ए कितना है, एम इंटू जी इंटू 14। ए पर कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। यू सी, सी पर हाइट 7 है तो एम इंटू जी इंटू 7। और काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी अपने को पता नहीं, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं के सी। तो के सी कितना आया, एम इंटू जी इंटू 14 माइनस एम इंटू जी इंटू 7। तो एम इंटू जी इंटू 14 - 7। तो एम कितना है भाई, एम है 2, जी है 10, और 14 - 7 तो 7 ही होता है। तो 140 जूल्स। तो ये आ गया 140 जूल्स। चलो अगला देखो, इसमें क्या लिखा है। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, एक पार्टिकल को 100 ग्राम का पार्टिकल है, और उसको अपन ने फेंक दिया 5 मीटर पर सेकेंड से। मास उसका दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप। तो अब ये तो देखा जाए पहले कि पार्टिकल कितना ऊपर गया। देखो पार्टिकल की जो हाइट होगी वो होगी ये u² अपॉन 2g। तो 5 का स्क्वायर 25, और 2g 2 × 10 20, तो इतने मीटर। अब जो पार्टिकल है उस पर mg कहाँ लग रहा है, mg लग रहा है नीचे। मास है इनका देखा जाए तो मास है 1/10। तो mg यानी 1/10 इंटू 10। 1 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है, और कितना ऊपर गया ये गया है 25/20 मीटर ऊपर। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो वर्क डन है वो है F, फिर D, फिर cos 180। तो cos 180 है -1, तो ये बन गया -1.25 जूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 has an extension of 5 centimeter. Work done in extending it from 5 centimeter to 15 centimeter। तो ये कितना हो जाएगा, देखो वर्क डन होगा सिंपली हाफ के x2 का स्क्वायर, मतलब फाइनल एनर्जी, माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। तो यहां से वर्क डन आ गया हाफ, और के कॉमन ले लिया तो 800 आ गया। फिर ब्रैकेट में x2 का स्क्वायर मतलब 15/100 का स्क्वायर माइनस 5/100 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो वर्क डन आ गया 400, और नीचे तो 10,000 आ गया। फिर 15 अप का स्क्वायर मतलब 225, और 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो ये बन जाएगा 4/100 इंटू 200, मतलब कि 4 × 2 = 8। तो 8 जूल वर्क होगा। तो ये बन गया 8 जूल। चलो इसके बाद अगला देखिए। अगला है इफ अ स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय एक्स ऑन लोडिंग।
देन एनर्जी स्टोर्ड बाय अ स्प्रिंग इज। अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन x के बराबर हो जाए तो एनर्जी कितनी होगी। देखो, एक अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी का, F² बाय 2K। तो F², तो यहाँ तो T² है बाय 2K। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया सेकंड। और देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड इज U, देन ऑन स्ट्रेचिंग बाय 10 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड विल बी। देखो, U एनर्जी कब है, जब आपने 2 सेंटीमीटर, तो ये बन गया हाफ इंटू K इंटू 2 का स्क्वायर। और जब 10 सेंटीमीटर है तो मान लो U डैश है, तो ये बन गया हाफ K और 10 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो U/U डैश, हाफ और हाफ कैंसिल, K और K कैंसिल, 2/10 यानी 1/5 का स्क्वायर, तो 1/25। तो यहां से जो U डैश आया वो आ गया 25U। तो इसका आंसर आ गया 25U। फिर देखो, a block of 16 kg mass is moving on a frictionless horizontal surface with a velocity 4 meter per second and comes to rest after pressing a spring. If the force constant of the spring is 100 Newton per meter, then the compression in the spring will be। तो ये कुछ ऐसा है, देखिए आप, ये है, यहां पर एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक का कितना मास है, 16 kg। ब्लॉक किस स्पीड से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से। अब ब्लॉक आता है और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, इसका मतलब ब्लॉक के पास जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ इंटू m इंटू V का स्क्वायर, वही एनर्जी पूरी की पूरी स्प्रिंग के अंदर चली गई। तो हाफ इंटू K कितना है, 100 इंटू x का स्क्वायर। देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल, तो 16 इंटू 4 का स्क्वायर अगेन 16 इज इक्वल टू 100 x का स्क्वायर। तो यहां से x का स्क्वायर आ गया 16 इंटू 16 अपॉन 100। तो x आ गया 16/10, यानी कि 1.6 मीटर। तो क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 1.6 मीटर। चलो अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है, a mass of 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant 50। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, इसमें भी देखिए आप, लॉजिक लगेगा कि शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी थी सिर्फ हाफ mv², बाद में सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है तो हाफ kx²। तो 2 और 2 कैंसिल। अब मास है 0.5 इंटू V², V कितना है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू K कितना है 50 इंटू x²। तो यहां से आ गया 5/10, 15/10, अगेन 15/10 इक्वल टू 50 x²। 5 2 5 3 5 2 5 3 5 2। तो ऊपर आया 3 3 9। और देखो 2 2 हो गया 4 और 50 इंटू 2 हो गया 100, ये हो गया x²। तो यहां से यदि देखा जाए तो x की वैल्यू 3/200 मीटर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है 0.15 मीटर। और देख लो इसके बाद ये वाला, इसमें क्या लिखा है,
इसमें लिखा है एन आइडियल स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the lower end. The mass is released with the spring initially unstretched, then the maximum elongation in the spring is. ये देखिए, इसमें एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इससे एक ब्लॉक जिसका कि मास m है वो अटैच्ड है। अब इस मास को रिलीज कर दिया, तो जब आप रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि ये ब्लॉक जाएगा नीचे, नीचे जाएगा फिर रुकेगा, रुकने के बाद फिर वापस ऊपर आ जाएगा। तो यही मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ रहे हैं ये। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ये है इनिशियल और फाइनल जो है वो ये है पोजीशन। तो मान लीजिए फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। अब अगर मैं इस बॉटम वाले हिस्से को रेफरेंस लाइन मान लूं, तो बिल्कुल इनिशियली आप देखिए जो ब्लॉक है वो x हाइट ऊपर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो mgx हो गई। लेकिन उस केस में स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में है। अब बाद में अगर देखा जाए तो ब्लॉक रेफरेंस लाइन पर आ गया, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, और जो स्प्रिंग है उसके अंदर एनर्जी भर गई हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो एक्स आ गया 2 mg अपॉन के, यानी कि इसका जो आंसर आया वो आ गया 2 mg अपॉन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों को डाउट हुआ। इसमें लिखा है कि एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है 100, उसका अभी एक्सटेंशन कितना है 10। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, पहले 10 से 20 किया, एंड देन ब्रिंगिंग इट बैक टू 15। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहले 10 सेंटीमीटर इलोंगेशन था, 10 सेंटीमीटर से बढ़कर हुआ 20 सेंटीमीटर इलोंगेशन, और 20 सेंटीमीटर से कम होकर फिर हो गया 15 सेंटीमीटर। तो चूंकि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए हमें उसकी पाथ के बारे में कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इनिशियल लेना है हिस्सा और फाइनल लेना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो होगा हाफ इंटू के इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो यहां से वर्क डन आ गया हाफ, और के कितना है 100, ब्रैकेट में लिख दिया जाए एक्स फाइनल का स्क्वायर, एक्स फाइनल कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15/100 का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल मतलब हुआ 10/100 का स्क्वायर। तो ये आ गया 100/2, और देखिए 225 माइनस 100/10,000, तो 2 0 और 2 0 कैंसिल, 225 माइनस 100 तो हुआ 125 अपॉन 200। तो ये आंसर आना चाहिए 62.5 अपॉन 100 जूल। तो इस हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 0.625 जूल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5000 Newton per meter is stretched initially by 5 centimeter from the unstressed position. Then the work required to stretch it
फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर इज, और 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि कुल 10 सेंटीमीटर हो गया। तो वर्क डन हुआ हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर, यानी वर्क डन आ गया हाफ, और के कितना है, के है 5000। फिर उसके बाद x2 का स्क्वायर का मतलब हुआ x2 है 10/100, इसका स्क्वायर माइनस x1 है 5/100, इसका स्क्वायर, यानी कि जो वर्क डन आया वो आया 5000/2, और साथ में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 75/1, 2, 3 और 4। तो ये 1, 2 और 3 जीरो कट गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बना 75/4। तो 4 × 1, और फिर 3 कैरी हुआ, 4 8 जा 32, तो 18.75 जूल्स। तो सही आंसर इसका हो गया सेकंड। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि a block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring। मुझे लगता है कि ये सवाल उसी तरीके का है जैसा हमने किया था। स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम द सीलिंग एंड फोर्स कांस्टेंट मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसका जो आंसर है जैसा कि हम पहले ही कर चुके थे, 2 mg/k ही आना चाहिए। अब इसके बाद ये वाला सवाल आप देख लीजिए। इसमें लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट s इन मीटर्स गिवन बाय, यहां इन्होंने s दे रखा है t²/3। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो v कितना आएगा, 2t/3। अब वर्क डन इन 2 सेकेंड्स, तो आप एक काम करिए, t को पहले 0 पुट कर दीजिए, तो v कितना आएगा 0। फिर आप t को 2 पुट कर दीजिए, तो v आएगा 2 2 जा 4, 4/3। इसका मतलब कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो तो 0 हो गई, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हुई हाफ, और m यानी मास, अब मास कितना है 3, और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 16/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 8/3 जूल्स। तो आंसर आ गया 8/3 जूल्स। ये वाला देख लो, अब इसमें क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है two equal masses are attached to the two ends of a spring of force constant K. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by a length 2x0 over its natural length. तो work done by the spring on either mass is, अब ये देखिए एक्चुअली होगा क्या अगर हम लोग देखें, तो ये इनिशियल डायग्राम है, ये एक ब्लॉक है, स्प्रिंग, और ये दूसरा ब्लॉक है ना, और ये जो है ये है ग्राउंड, ग्राउंड स्मूथ है, ये है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हमने दोनों ब्लॉक्स को खींचा, और दोनों ब्लॉक्स को खींचने से क्या हुआ, जो स्प्रिंग है
उसमें टोटल इलोंगेशन कितना आया? टोटल इलोंगेशन जो आया वो आया है 2x0 का। इसका मतलब कि स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी भरी है वो हाफ इंटू के इंटू 2x0 का स्क्वायर भर गई। तो 4, तो यानी ये बन गया 2k x0 स्क्वायर। अब चूंकि टोटल एनर्जी 2k x0 स्क्वायर भर गई है, तो जरूर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, चूंकि हमने पढ़ा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो माइनस ऑफ वर्क डन होता है। तो इसलिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जो टोटल है वो आना चाहिए -2k x0 स्क्वायर, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। अब इसमें ऑब्वियसली आधा वर्क स्प्रिंग एक ब्लॉक पे करेगी और आधा वर्क स्प्रिंग दूसरे ब्लॉक पे करेगी। इसीलिए अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच मास, तो ये जो -2k x0 स्क्वायर है इसका आधा, मतलब -k x0 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं एन आइडियल स्प्रिंग इज हंग वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। एक आइडियल स्प्रिंग है जो कि इस तरह से सीलिंग से टंगी हुई है। स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ व्हेन 2 kg ब्लॉक इज अटैच टू इट। यानी अगर हम इससे एक 2 kg का ब्लॉक टांग दें तो इसमें कितना इलोंगेशन हो जाता है? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि mg इक्वल टू kx। तो मास कितना है? मास है 2 × 10⁻20 इज इक्वल टू k, और x कितना है? 6/100। मतलब k की जो वैल्यू आई वो आई 2000/6, यानी k आ गया 1000/3 न्यूटन पर मीटर। अब ये कह रहे हैं कि इस पर एक फोर्स लगाई। देखो अभी क्या है, जो स्प्रिंग है ना उसका देखते हैं अपन। ये देखो ये स्प्रिंग है। अभी इस समय क्या है, स्प्रिंग थोड़ी सी इलोंगेटेड है, यानी ये थी इसकी नेचुरल लेंथ, है ना। ये अभी इस समय इसकी पोजीशन है, तो 6 सेंटीमीटर है ना। अब वो कह रहे हैं कि इस पर एक फोर्स लगाई। उस फोर्स के लगाने से क्या हुआ कि ये स्प्रिंग धीरे धीरे 10 सेंटीमीटर और इलोंगेट हो गई। यही कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इसका ऑब्वियसली मतलब ये है कि अगर ये फोर्स इसको नीचे ले जा रही है, तो आप खुद देखिए कि बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको मैं इनिशियल पोजीशन मान लेता हूँ, इनिशियल, और इसको मैं फाइनल पोजीशन मान लेता हूँ। तो फोर्स ने जो वर्क किया वो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा। तो फोर्स ने जो वर्क किया वो हुआ F × 10 बाय, अच्छा फोर्स ने जो वर्क किया चलो वो तो देखेंगे।
क्योंकि फोर्स हो सकता है कि वेरिएबल भी हो। तो हम ये लिखेंगे एक्चुअली, मतलब हमें जो लिखना चाहिए वो ये लिखना चाहिए कि वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसमें रेफरेंस लाइन किसको माने, देखो जैसे कि मेरी आदत है कि मैं हमेशा जो सबसे बॉटम वाला होता है उसको रेफरेंस मान लेता हूँ। तो शुरू में जब ब्लॉक, अच्छा, फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द ब्लॉक इज 0 एंड स्प्रिंग की एनर्जी है हाफ इंटू के इंटू 16/100 का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी है, ब्लॉक चूंकि रेफरेंस से ऊपर है 10 सेंटीमीटर, तो एम जी और 10/100 प्लस इस समय स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है, हाफ के इंटू 6 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ, और के कितना है, के है 1000/3, और 16 का स्क्वायर 256 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन, ये भी 6/100 है, तो नीचे आ गया 10,000। फिर माइनस, अब मास कितना है, मास है 2 kg, जी है 10, और ये है 10/100। इसका मतलब कि वर्क डन आया 1000/6 इंटू 220/10,000 माइनस, ऊपर आ गया 2, मतलब क्योंकि ये देखो ना, ये दो जीरो और ये कैंसिल हो गए, तो ये बन गया 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, और ये एक इससे कैंसिल हो गया। तो 22/6 मतलब 11/3 माइनस 2, तो 3 3 जा 9, 3.67 माइनस 2, यानी 1.67 इसकी वैल्यू आ गई। तो क्या इसका आंसर आना चाहिए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स आना चाहिए 1.6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, कह रहे हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम t इक्वल टू 0 to 10। तो आप देखिए t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 10, t इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी कितनी है 20। तो वर्क डन हुआ हाफ इंटू मास कितना है 2 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू मास अगेन 2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो वर्क डन आ गया, ये कैंसिल, 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100, तो वर्क डन आ गया 300 जूल। तो इसका ये हो गया, आंसर हो गया 300 जूल। अब ये वाला देख लीजिए, a uniform rod of length 1 meter and mass 100 gram is pivoted at one end and is hanging vertically. If it is displaced through 60 degree from the vertical, the increase in its potential energy is। अब देखो इसमें ये कह रहे हैं, ऐसा भी सवाल मैंने क्लास में करवाया हुआ है, कि ये एक रॉड है जो कि हिंज से बंधी हुई है। इस रॉड को हम लोग ऐसे यहाँ ले जाते हैं, कितना एंगल ले जाते हैं, 60 डिग्री। तो पूछ रहे इंक्रीज बताइए, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगा, मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया था, ये होता है mgl/2।
और ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। तो ये डेल्टा यू बन गया। एम कितना है? 100 ग्राम। जी कितना है? 10। एल कितना है? 1। और ब्रैकेट में 1 - cos 60। तो ये देखो, ये कैंसिल हो गया पूरा। 1 - cos 60 1/2 जूल, यानी 0.5 जूल इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले पर। देखिए अगले में क्या लिखा हुआ है। अगले में लिखा है, अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज 1 मीटर above the ground at the lowest point and 6 meter above the ground at the highest point. The horizontal speed of the child at the lowest point is। तो एक स्विंग है। अब आप देखिए स्विंग को। स्विंग कुछ ऐसा होता है, झूला। ये इस तरह का कुछ झूला होगा, है ना। तो ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी जो लोएस्ट हाइट है, लोएस्ट वाला डिस्टेंस है, ये कितना है? 1 मीटर। और जब ये ऐसे जा रहा है और यहां पे आ गया, तो इसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो है 6 मीटर। तो अब आप खुद ही सोचिए, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो यदि नीचे वेलोसिटी हुई v, तो हम लिखेंगे m × g × 1 + ½ mv² इज इक्वल टू m × g × 6। तो m कैंसिल हो गया, तो ये बना 60। ये g × 1 यहां से आ गया, तो -10 इज इक्वल टू v²/2। तो v² आ गया 50 × 2 यानी 100। तो v की वैल्यू आ गई 10। तो इसका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये देख लो। अगला क्या है? इसमें कह रहे हैं कि 3 सिमिलर cubical slabs each of mass m and hb are lying on the ground. Work done to arrange them one over the other. तो पहले तो तीनों ग्राउंड पे हैं, तो इनिशियल एनर्जी जो है तीनों की, वो होगी mg और b/2। ऐसे तीन है ना, तो ये इनिशियल हो गई। बाद में देखो पूरा ही मास जो है वो हो गया 3m। और इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया? यहाँ पे। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये है b + b/2, यानी 3b/2। तो जो फाइनल एनर्जी आ गई वो आ गई 3m × g × 3b/2, यानी ये बन गया 9 mg/b/2। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, 9 mg/b/2 -3 mg/b/2, तो 9 - 3 यानी 6 mg/b/2, यानी 3 mg/b। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब ये वाला देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है, एन एजेंट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड F0 always in the tangential direction. When the find the speed of the bob when the string becomes horizontal,
अज्यूम दैट इट इज एट रेस्ट एट द लोएस्ट पॉइंट। तो ये देखो, ये जो केस है इस तरह का है। इसमें शुरू में तो वो रेस्ट पे था, अब फोर्स लगने लगी। हालांकि ये फोर्स ऐसा नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रही। जैसे ये यहाँ पहुंचा तो फोर्स ऐसे लगने लगी, थोड़ा सा और इधर आया तो फोर्स फिर ऐसे लगने लगी। यानी फोर्स हमेशा ऐसे टेंजेंशियल लग रही है। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पहुंचा तो फोर्स ऐसे लगने लगी, और फिर ये बिल्कुल सीधा हो गया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनल पोजीशन जो है वो ऐसी है। मतलब ये हुआ, आप सोचिए कि इस पर जो फोर्स ने वर्क किया, वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो है वो है एफ इंटू, देखो पूरी लेंथ तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर को 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2 पाई आर बाय 4, यानी पाई आर बाय 2 वर्क डन बाय फोर्स। अब फोर्स का वर्क कहाँ जाएगा? पोटेंशियल और काइनेटिक पे। तो दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियली तो कुछ है ही नहीं, के फाइनल। अब देखिए एफ इंटू पाई आर बाय 2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप रेफरेंस लाइन इसको ले लें तो शुरू में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, यही हमने माना है। फाइनली कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? mgr और प्लस के फाइनल। तो यहां से के फाइनल यानी हाफ mv² ये आना चाहिए एफ इंटू पाई आर बाय 2 माइनस mgr। अब मैंने आर ले लिया है, उनने एल लिया था। तो यहां से अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v² जो आएगा ये आएगा एफ पाई आर बाय 1 माइनस mgr है, m और m कैंसिल हो गया, 2gr। यानी कि v² आ गया एफ इंटू पाई -2 LCM यदि ले लिया जाए 2 mg और साथ में r/m। तो इसका मतलब कि इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ये। ठीक है ना? ओके। अब इसके बाद आते हैं, ये देखिए इसमें लिखा है कार वेइंग 1000 kg is traveling on a level road with a uniform velocity of 60 km/h. The resistance offered to the motion of the car and the friction is 50 Newton. The work done by the car in traveling a distance of 1 km is। अब देखो इसमें जो कार है ये है कार। इस कार पे बहुत सारी चीजें लग रही हैं, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, कार का इंजन कुछ पावर लगा रहा होगा। पर फाइनली ये है कि कुल मिलाकर इस पर एक पीछे की तरफ 50 न्यूटन की रेजिस्टिव फोर्सेस लग रही हैं, तो ऑब्वियसली आगे भी 50 न्यूटन लग रही होगी, क्योंकि ये कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। तो इसका मतलब कि जो फोर्स लगी वो तो 50 न्यूटन लगी। तो कितना वर्क डन हुआ? देखिए वर्क डन हुआ, फोर्स है 50 और डिस्प्लेसमेंट है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो ये आ गया 5 × 10⁴। तो मीटर तो इसकी यूनिट है, तो ओवरऑल आ जाएगी यूनिट जूल। ठीक है ना? 5 × 10⁴ जूल। ठीक है, और देखते हैं।
अब ये देखो क्या लिखा है, अ 2 kg block is dropped from a height of 0.4 meter on a spring of force constant K is equal to 1960 Newton per meter. The maximum compression of the spring is। तो ये जो सवाल है इसमें 2 kg का ब्लॉक है। आप देखिए, इसमें एक 2 kg का ब्लॉक है, जो कि एक स्प्रिंग से 0.4 मीटर की दूरी से ऊपर से छोड़ा गया। अब क्या होगा कि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा और यहां कहीं आ जाएगा, तो सपोज स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हो गया वो हो गया एक्स। तो यदि मैं इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान लूं, तो आप देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है एम इंटू जी इंटू एच प्लस एक्स, और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू काइनेटिक तो है ही नहीं, स्प्रिंग वाली एनर्जी के, यानी 1960 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि 1960 है तो ऐसा करते हैं कि हम भी यहाँ जी को एम, जी को 9.6 लिख देते हैं, तो 9.8 लिख देते हैं। तो अब देखो ये यहाँ से हटा तो 10 आया, 98 इंटू 2 ये तो 196 है, और यहाँ 1960 है तो ये भी 10 आ गया। तो ये बन गया 0.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 5 इंटू 10 50 एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 50 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर कराएं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो आप देखिए ए की वैल्यू 50 आ रही है, बी आ रहा है -1, और सी आ रहा है -0.4। तो एक्स बना माइनस बी यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 -4 AC। तो -4, 4 इंटू अगर 50 करें तो वो तो बन गया 200, और उसको मल्टीप्लाई कर दें अगर 4 से तो वो 800 बना, लेकिन पॉइंट लगा है तो प्लस करके आया 81, सॉरी 80, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 50 यानी 100। तो x बन गया 1 प्लस माइनस √81 यानी 9/100। तो 1 + 9 यानी 10/100 यानी 1/10, यानी कि 0.1 मीटर।